वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ये दो संख्याएं दी गई हैं और पूछा गया है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के पहले मैं आप लोगों को इसका छोटा सा बेसिक बता दूं। ठीक है, हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हम कोई भी एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 100 है ना, इसके हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये 2 से विभाजित होगा 50 बार, 2 से विभाजित होगा 25 बार, 5 से विभाजित होगा 5 बार और ये 5 से विभाजित होगा 1 बार। ठीक है, 100 क्या है, भाज्य संख्या। इसके हमने क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना, ये 100। ठीक है, तो हमारी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 और जो 5 है वो अभाज्य संख्याएं हैं और इस भाज्य संख्या को हमने इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यदि लिख पाए तो ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस संख्या को भाज्य संख्या प्रूफ कर लेते हैं। तो संख्याएं हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पद कितने बन रहे हैं, 2, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन। ठीक है, और प्लस साइन ना हमेशा पदों को सेपरेट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 2 पद। तो देखिए दोनों ही पदों में हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि 13 जो है दोनों ही पदों में आ रहा है। इसका मतलब हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ले लेते हैं। ये हो गया 13। अब हमारे पास क्या बचा, 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ से 13 हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा अब 1। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम और सरल कर लेते हैं। तो ये 13 हमारा कॉमन निकला हुआ है, इसको हम अंदर हल कर लेते हैं। तो ये 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, 1 का गुणा यदि हम 11 में करें या 7 में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम 11 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 सत्ते 77 और यहाँ पर प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया 13 गुणा, देखिए यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, गुणा। ठीक है, और ये 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78। अब 13 तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते, लेकिन हम 78 के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 78 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 बचा 1, 2 9 18, 3 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 78 के लिख लेते हैं हम यहाँ पर 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी, क्या कि हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग कोई भी संख्या भाज्य कब कहलाती है, जब हम उसके गुणनखंडों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या है इसको हमने 13 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है, 2 3 13 ये सारी ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इस संख्या को लिख लिया, क्योंकि इसी संख्या को सरल करने के बाद हमने ये गुणनखंड निकाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग ये जो संख्या है हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, दी गई संख्या के
खंडों को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए हम इस संख्या को भी भाज्य संख्या प्रूफ कर लेते हैं। संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें बीच में क्या दिखाई दे रहा है, प्लस साइन। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने पद बन रहे हैं, 2। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, और दोनों ही पदों में हम जो है 5 कॉमन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 को, जैसे कि हमने यहाँ पर 13 को कॉमन निकाला था, वैसे ही हम 5 को यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 गुणा 6 गुणा 5 हमने कॉमन निकाल लिया है, तो 1 बचेगा यहाँ पर, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो प्लस के बाद 1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 5, इसको हम और सरल कर लेते हैं। तो हम जब 7 6 4 3 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 108। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, +1, तो लिख दिया +1। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, गुणा। ठीक है, और इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1009। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और 1009 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, 1009 में सिर्फ 1009 का और 1 का ही भाग जा सकता है। इसका मतलब ये संख्या क्या हुई, अभाज्य संख्या, और ये भी संख्या क्या हुई, अभाज्य संख्या। और हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग यदि हम किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख पाते हैं तो ये जो संख्या है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हम इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या क्या हुई, भाज्य हुई। पूछा भी तो हमसे यही गया था कि ये संख्याएं भाज्य क्यों है। ठीक है, तो रीज़न हम लिख देंगे, दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ जो है एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक खेल का मैदान है। ठीक है, उसमें ये वृत्ताकार क्या बना हुआ है, पथ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रवि और सोनिया एक ही बिंदु से एक ही समय में और एक ही दिशा में क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को लगते हैं एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, सोनिया और रवि जो है दोनों ही इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से एक ही दिशा में, ठीक है, और एक ही समय पर। तो वे दोनों पुनः इसी स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। ठीक है,
तो ये 18 मिनट, 2 चक्कर लगाएगी, 18 दूनी 36 मिनट में, 18 तिया 54, 18 चौके 72, और हम आगे ऐसे ही निकाल सकते हैं। सेम रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। इसका भी हम निकाल लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, और ये डैश डैश डैश। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, मतलब मिलेंगे तो बहुत बार, लेकिन सबसे पहले वो कितने समय में पहली बार पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेम संख्या क्या आ रही है, ये आ गई 36, और यहाँ पर भी क्या आ गया 36। इसका मतलब वे 36 मिनट बाद पहली बार पुनः मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे तो वो कई बार, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 72 मिनट, यहाँ पर भी 72 मिनट। ठीक है, मिलेंगे तो यहाँ पर भी, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो पहली बार पुनः मिलेंगे। ठीक है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सबसे कम समय में वे पहली बार कब मिलेंगे, और जहाँ पर कम शब्द आ जाए, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, हमेशा एलसीएम निकालना होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए हमें 18 और 12 के क्या निकालने होंगे, गुणनखंड। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये हो गया 18, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 नम्मे 18, फिर ये 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 के भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और ये 3 एकम 3। गुणनखंड क्या क्या आए भाई, ये हो गया 18 के गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये 12 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 हो गया गुणा 3 की पावर। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पर ये 12 बराबर 2, हमारे पास 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा में 3। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ किन दो संख्याओं का, 18 और 12 का। तो देखिए यहाँ पर 18 और 12 के एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जब कॉमन गुणनखंड आए तो हमें क्या काम करना होता है कि जो अधिकतम घात वाला गुणनखंड है ना, उसे हमें लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हम बड़ी घात वाला गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पर घात कितनी है, 2 की 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 2 है। तो हमें जो है ऐसा गुणनखंड लिखना है जिसकी पावर अधिक हो। ठीक है, या अधिकतम घात वाला हमें गुणनखंड लिखना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2। 3 के साथ भी हम यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर, लिखने में गड़बड़ हो गई, ये 2 है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 हमें यहाँ क्या करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो गुणनखंड है ये बड़ी घात वाला गुणनखंड है। ठीक है, तो अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 36। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः वे दोनों, कौन, सोनिया और रवि, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे 1.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।